का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में बेसिक चीजें को जाने थे और प्रकाश की पांचों प्रॉपर्टी में से प्रथम जो है प्रकाश का परावर्तन, उसको आरंभ किए थे। प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम भी होते हैं, उन्हें पढ़ा था। इसके मान लीजिए कोई परावर्तक सतह है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था, तो 90 डिग्री पे जो बनती है उसको अभिलंब। जब प्रकाश की किरण इस पे टकरा रही है तो टकराने के बाद क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। इसको आई, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जब आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो उसे आपतन कोण, जब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, ये जो बिंदु बनती है वो कहां से आती है, अभिलंब से आती है। तो इसके दो नियम को मैंने पढ़ा था। प्रथम नियम को बोलते हैं हम लोग कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। वो हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखा है। और दूसरा नियम इसका क्या था, दूसरा नियम था कि एंगल आई मतलब आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे बोलते हैं, इज इक्वल टू एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आगे देखते हैं हम लोग, तो इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के लिए सबसे अच्छा जो सुटेबल कहाँ पे इसका यूज करते हैं हम लोग, कहाँ पे इसका यूज दिन चर्चा में करते हैं। तो आप लोग डेली क्या करते होंगे, मिरर देखते होंगे। तो प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ पे देखने को मिलता है, मिरर, दर्पण के सामने। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि दर्पण क्या होता है। तो हम दर्पण को क्या बोलेंगे कि दर्पण एक प्रकार का परावर्तक सतह होता है जो अपने पे पड़ने वाली अधिकतम प्रकाश की किरणों मतलब 99.99% को वो परावर्तित करती है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा, उतना ही अच्छा चेहरा हमको दिखेगा। ठीक है, तो आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके थे, ये जो बना होता है इसे यहाँ जो लेप होता है वो चांदी का लेप लगाया होता है दर्पण। आगे चलते हैं हम लोग। तो आज हम लोग मेनली वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के एप्लीकेशंस को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण, मिरर। मिरर क्या होता है, तो भी मैंने बताया कि जब मिरर क्या होता है, एक प्रकार का परावर्तक सतह होता है। इसके एक तरफ क्या होता है, तो एक तरफ जो होता है वो पॉलिश्ड होता है एजी से, और दूसरे तरफ को सरफेस जो होता है वो परावर्तक सतह होता है। अब देखिए, इस सतह को बोलते हैं कौन सा सतह, तो परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। इंग्लिश से बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पे, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब परावर्तक सतह के आधार पे दर्पण को अगर हम विभाजित करना चाहे तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की होती है दर्पण, तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, तो एक को बोलते हैं हम लोग समतल दर्पण, प्लेन मिरर होता है। एक होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और दूसरे को बोलते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो परावर्तक सतह के आधार पे दर्पण को दो भाग में बांटा जाता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, एक एक करके दोनों दर्पण के बारे में हमको पढ़ना है। तो दर्पण हो गया, दर्पण को परावर्तक सतह के आधार पर कितने भाग में बांट रहे हैं, तो दर्पण को परावर्तक सतह के आधार पे दो भाग में बांटे, समतल दर्पण और दूसरे को बोले हम लोग गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण को भी दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरे को बोलते हैं अवतल दर्पण।
कॉनकेव, ये होता है हमारा कॉनकेव और ये होता है हमारा कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं प्लेन। तो ये दर्पण का पूरा हमारा डिवीजन हो गया। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी जब पढ़ते हैं तो शांतिपूर्वक आराम से और एक एक बारीकी से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो समतल दर्पण को हम लोग आगे लेके चलते हैं। समतल दर्पण, तो अब देखिए जब हम प्रकाश का नियम पढ़े थे तो उसको हम ऐसे बनाए थे ना, इसको दर्पण को देखना है तो हम ऐसे बनाए, तो थोड़ा ज्यादा देखने में इसमें अच्छा रहेगा। तो ये वाला हमारा कौन सी लाइन हो जाएगी, तो ये लाइन को भी हम नॉर्मल बोलेंगे ना। एक समतल दर्पण में कितना अभिलंब हो सकता है, तो हजारों लाइनें खींच सकते हैं हम लोग, हजारों परपेंडिकुलर, अभिलंब मतलब परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन कितना खींच सकते हैं, लाखों हजारों करोड़ों, तो अनंत खींच सकते हैं, ठीक है। एक लाइन पे ऐसे भी अनंत अभिलंब बना सकते हैं। तो समतल दर्पण का पहले प्रॉपर्टी जानते हैं। तो देखिए समतल दर्पण पहला जो सबसे पहला पॉइंट, इसका परावर्तक सतह को अगर ध्यान से देखें, इसके परावर्तक सतह को अगर ध्यान से देखें तो क्या समझ में आता है, ये कभी भी किसी गोले का भाग रहा होगा क्या, ये जो कांच है जो हम लिए समतल दर्पण में किसी भी कभी गोले के भाग रहा होगा, कभी ये बेंड होगा क्या, नहीं। तो जो चीज बेंड नहीं होता उसको हम सोचते हैं कि अनंत पे जाके मिलेगा। तो ये जब बेंड नहीं हो रहा है तो इसका एक फोकस कितना हो जाएगा, इसका फोकस एफ शॉर्ट में लिखते हैं, एफ कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि फोकल लेंथ कितना होता है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, फोकल लेंथ होता है, वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये जो समतल दर्पण है वो कभी क्या होगा, एक गोले का भाग नहीं होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये अनंत पे जाके मिलेगा, तो अनंत होता है। ये यहाँ से एक पॉइंट है जो याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट देखिए, अब देखिए समतल फोकस क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी यहाँ समतल दर्पण में समझने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, जब गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। तो लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए इसको पहले कि फोकस कुछ टर्म होते हैं। पहला होता है फोकस, एक नंबर, इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमको अच्छे से समझ में आएगा ये सब टर्मिनोलॉजी। ठीक है, फोकस किसको बोलते हैं, वर्ड सही सुन रहे हैं, वर्ड सही अंडरस्टैंड। जब प्रकाश की किरणें इस दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, मतलब जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, मतलब इसको क्या बोलते हैं, जब परावर्तित किरणें जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पे मिलती है परावर्तित किरणें, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो जिस बिंदु पे मिलती है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन फोकस का क्या हो गया, जब प्रकाश की किरणें टकराने के बाद या परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर आके मिलती है उसे फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कहीं पे मिला तो उसका फोकस दूरी, इसको सूचित किससे करते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो टर्म होता है, दूसरा जो टर्मिनोलॉजी होता है वो आपको जाना है फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस अलग चीज होता है, फोकस दूरी अलग होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, तो इसको समझने से पहले एक और टर्म समझना है आपको, उसको बोलते हैं ध्रुव, पोल। पोल क्या होता है, तो जब ये दर्पण है, दर्पण को जो हम जहां, मतलब मान लीजिए दर्पण है, इसको बीचों बीच जिस भाग से हम काट रहे हैं उसी को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ध्रुव। मतलब एल लेंथ का अगर दर्पण है तो उसके बीच में L/2 पे जो बिंदु आएगा, जहां से प्रधान अक्ष गुजरता है, प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है, उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो अब फोकस दूरी किसको बोलते हैं, तो ध्रुव और फोकस ये दोनों बिंदु है, ध्रुव एक बिंदु है, फोकस एक बिंदु है, उस दोनों के बीच में कोई क्या होगा, दूरी होगा, और उसी दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। अगला टर्मिनोलॉजी क्या आ गया हमारा, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल
एक्सिस। ये किसको बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, एन इमेजिनरी लाइन होता है, एक काल्पनिक रेखा जो दर्पण को दो भागों में बांटता है। तो एक काल्पनिक रेखा दर्पण को जिस दो भागों में बांटता है उस रेखा को प्रधान अक्ष, जिस बिंदु पे काटता है उसको ध्रुव, ठीक है, ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच के दूरी को फोकल दूरी, और जहां पे परावर्तित किरणें मिलती है उसे फोकस बोलते हैं। तो इतना टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए समतल दर्पण की क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ, ठीक है। तो एक समतल दर्पण हम लोग बनाते हैं, लेते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहला प्रॉपर्टी तो हम इधर ही पढ़ चुके हैं, इसका फोकल लेंथ जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। सेकंड देखते हैं, फर्स्ट तो जान चुके हैं कि फोकल लेंथ कितना होता है, इनफाइनाइट। तो चार टर्म जो बताए वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु हम रख रहे हैं, वस्तु का नाम ऑब्जेक्ट है, ओ है, रखे हैं, तो देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका मिरर इमेज बनेगा। और वो मिरर इमेज कहां पे बनेगा, तो वो मिरर इमेज वस्तु के दर्पण के पीछे बनेगा। वो कहां पे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। देखिए क्या कैसे बनेगा, तो देखिए यहां से अगर कोई प्रकाश की किरणें पास कराते हैं तो ये तो अविलंब हो जाएगा, तो उसी पे लौट जाएगा। एक और रे अगर पास करते हैं, देखिए इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए, हमको हजारों रे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं हम। न्यूमेरिकल में तो ये सब चीज भी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है। देखिए तो आपको यहाँ पे नियम याद होगा, यहाँ भी एक अविलंब होगा, तो मान लीजिए आई पे यहाँ पे आया तो फिर कितने पे चला गया, आर पे चला जाएगा, और ये आई और आर तो बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तो इधर दोनों ये दोनों मिलेगा क्या, इधर तो ये मिल नहीं रहे, तो इसको कहीं जाके पीछे मिल रहे हैं। तो देखिए, तो जहां पे ये बिंदु कटेगी वहीं पे बनेगी इमेज, इसको बोल देंगे हम लोग इमेज, प्रतिबिंब। ये हो गया, ये हमारा वस्तु है। अब यहाँ से क्या क्या, इस डायग्राम से क्या क्या चीजें हमको नोट करने को मिलता है, तो दूसरा पॉइंट देखिए क्या मिलता है, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला पॉइंट याद हो गया, फोकस दूरी, समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। दूसरा देखिए, अगर ये डी दूरी है, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी अगर डी है, तो इसका जो इमेज बना ना उसका भी डिस्टेंस कितना होगा, डी होगा, ठीक है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, इसको अगर मान लेते हैं हम u बोलते हैं, और इसको अगर v बोलते हैं, तो दर्पण से वस्तु की दूरी मतलब u बराबर होगा दर्पण से इमेज की दूरी, मतलब v बराबर u होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये सब। तीसरा पॉइंट बनेगा कैसा, अगर मिरर इमेज देखते हैं, सुबह सुबह आईना देखते हैं, सुबह या शाम जब भी आईना आप देखते हैं तो क्या करते हैं, जब आप आईने के सामने जाते हैं तो आपके जैसा है वैसा ही दिखता है ना, कि कुछ बड़ा या छोटा दिखता है, नहीं ना। तो इमेज कैसा बनता है, तो इमेज की प्रकृति कैसी होती है, तो देखिए, तो पहले तो बनेगा सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और कैसा बनता है, तथा काल्पनिक, कैसा बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक का यहाँ मतलब ये नहीं कि आप जैसे वैसे, दर्पण के पीछे बन रही है चीजें तो वो काल्पनिक है, ठीक है। क्योंकि देखिए रियल में तो ये लाइन कभी मिल नहीं रही, तो ये कहाँ पे मिल रही है, दर्पण के पीछे, तो काल्पनिक चीजें बन रही है, ठीक, याद रखिएगा। और एक बात और याद कर लीजिए आप लोग, कि देखिए जब भी वस्तु सीधा बनेगा, जब भी सीधा रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हम लोग सीधा और वास्तविक मान लेते हैं। जब भी सीधा बनेगा तो कभी भी वो वास्तविक नहीं होगा, हमेशा काल्पनिक होगा। कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, अगर इमेज सीधा बन रहा है, इमेज इरेक्ट हो रहा है, इरेक्ट बन रही है, तो वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल, ठीक है, इसी को आभासी बोलते हैं। और इसके उल्टा में एक और बात हो गया कि जब भी इमेज उल्टा बनेगा तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ये बातें हैं जो एग्जाम में आपको ऑप्शन छापने में या फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि उत्तल में कैसा बन रहा है, अवतल में कैसा बन रहा है। तो आपको दो चीज याद रखिए, ये तो बदलता रहेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, लेकिन ये जब सीधा हुआ तो काल्पनिक, उल्टा हुआ तो आभासी। दोनों कभी भी सीधा और वास्तविक एक साथ नहीं आ सकता है। तो
तो पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़े कि f इनफाइनाइट होती है। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े कि जो वस्तु से दर्पण से वस्तु की दूरी, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी जो होगा वो बराबर होती है किससे, दर्पण से मिरर की दूरी, सॉरी इमेज की दूरी। तीसरा प्रकृति कैसी होगी, सीधा वस्तु के बराबर तथा काल्पनिक। जैसा जैसा आप सुबह सुबह आईना देखते हैं तो वो आईना कैसा होता है, समतल दर्पण होती है, जितने होते हैं उतने ही दिखते हैं। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हो गई। आगे देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, डायग्राम को हम नहीं मिनोमेट कर रहे हैं। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग प्रॉपर्टी पे ही बात कर रहे हैं। चौथा क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 4 5 एक प्रॉपर्टी हो गया। अगला अगला देखिए, चलिए आगे दूसरा स्लाइड लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज लीजिए ना, कहाँ मिटा है, प्लस पे कीजिएगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अच्छा, सेव हो जाएगा ऐसे। अगला प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर जो भी है नंबर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जब दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाता है तो उसका क्या हो रहा है, उसका प्रतिबिंब इमेज 2 थीटा से घूम जाता है। ठीक है, ये लुसेंट पे देखे होंगे, लिखा रहता कि जब दर्पण को थीटा से घुमाए तो उसका जो प्रतिबिंब हो गया वो 2 थीटा से घूम जाता है। इसको देखिए हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक दर्पण, इसको अभिलंब बोलते हैं हम लोग। यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, और परावर्तित हो जाती, तो ये तो नॉर्मल था। ठीक है, लेकिन हम क्या किए कि यहाँ पे आई और गई, लेकिन हमने क्या किया, हमने किया चेंज। ये जो दर्पण है, स्क्रीनशॉट जाता है, ये जो दर्पण है इसको हमने थीटा से रोटेट कर दिया। जैसे ही दर्पण को रोटेट किए तो ऐसा दिखेगा ये दर्पण। दर्पण को बस हम रोटेट करें, इसलिए दूसरे कलर से इसको हम बना दिया। दर्पण को हमने रोटेट कर दिया, तो ये प्रकाश की किरण जो यहाँ आने वाली थी वो अब यहाँ पे आएगी। ठीक है, और तो यहाँ पे आई तो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये अगर थीटा से घुमा है तो यही बोल रहा है कि ये कितना से घूम जाएगा, 2 थीटा से घूम जाएगा। ये वाला जो है वो 2 थीटा से घूम जाएगा। कैसे घूमेगा तो देख लीजिए, जानते होंगे पाइथागोरस, ये थीटा हो गया तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये थीटा है 90 है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला देखिए, ये हमारा थीटा कराएगा, तो ये 90 डिग्री प्लस 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये 90 और 90 180 माइनस 2 प्लस 2 थीटा हो जाएगा, माइनस 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा। तो ये 2 थीटा से आया, ये वाला ये 2 थीटा से अगर आ रही है कोई भी चीज है तो कितने से जाएगी, तो ये जाएगी भी 2 थीटा से। तो सेम बात बोल रहा है कि जब प्रतिबिंब को थीटा डिग्री से हम घुमा, जब दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा देते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री से घूम जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट कैसे देंगे, आगे आगे वहां से। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखिए, छठा नंबर है, समतल दर्पण में। देखिए समतल दर्पण लेते हैं, सारे प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़िएगा, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। ये समतल दर्पण है, यहाँ पे कोई है वो दौड़ रहा है, ठीक है, इसके तरफ। मान लीजिए यू गति से दर्पण की तरफ जा रहा है या दर्पण से दूर जा रहा है, दोनों केस में पूछ सकता है कि एक वस्तु है तो दर्पण की तरफ यू मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन होगा, इसका प्रतिबिंब मीटर बनेगा, वो तो हम लोग देख चुके हैं। तो प्रतिबिंब कितने से दूर जाएगी, तो प्रतिबिंब भी इसका कितने से जाएगा, यू मीटर पर सेकंड से जाएगी। ये तो दोनों सेम रहेगा।
लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि इस बच्चे को कितने से आता दिखेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये जब दर्पण की तरफ जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब किधर जाएगा, जाता हुआ नहीं दिखेगा, आता हुआ दिखेगा। अरे यार, बात तो दिक्कत कर रही है। ये इसका प्रतिबिंब ज्यादा सटा देते हैं, ये सर जाता है, उंगली सटता होगा। उंगली नहीं सकता। फिर से कीजिए। ठीक है, तो ये इधर आता हुआ दिखे कितने से, u मीटर पर सेकंड से। तो पहला तो हो गया, ये वस्तु है तो वस्तु का गति कितना है, u मीटर पर सेकंड। तो प्रतिबिंब का कितना होगा, तो पहला सिंपल सा आंसर हो जाएगा, प्रतिबिंब का भी उतना ही होगा। ऐसे बोल दिया कि किसी दर्पण के सामने एक बालक है जो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ता हुआ जा रहा है, तो बताइए कि उसका प्रतिबिंब कितने मीटर पर सेकंड की तरफ से आएगा। तो कितने से आएगा, तो 5 मीटर से ही आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा घुमा दिया, बोला कि उस बालक को जो ऑब्जर्व जो दौड़ रहा है उसको कितने मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे आंसर बदल जाएगा। देखिए कैसे बदलेगा, आप जानते होंगे रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति, सापेक्षिक गति के दो चीज होता है, एक होता है दिशा में, समान दिशा में, समान दिशा में, और दूसरा होता है विपरीत दिशा में। दो कंडीशन होता है विपरीत दिशा में। जैसे ट्रेन वाला प्रॉब्लम भी करते हैं, जैसे समान दिशा में अगर मान लीजिए x है और y, ये दोनों समान दिशा में, तो क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे छोटा वाले को, तो ये होता है। विपरीत दिशा में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, x प्लस y कर देते हैं। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे जब विपरीत दिशा में आ रहा है तो क्या करना है, विपरीत दिशा में तो घटा देंगे, लेकिन देखिए इधर से जा रहा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे ना, तो इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो दोनों को अगर सेम दिशा में लेना है तो ये u से जा रहा है तो ये माइनस u से इधर आ रहा है, तो इसको जाता हुआ कितने से देखेंगे, माइनस u से। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आपको देखा है कि समान दिशा में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना है, u है, माइनस y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, माइनस u, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2u। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या होता है कि अगर बालक जो है उसको कितने से दिखेगा, तो बालक अगर u मीटर पर सेकंड से दर्पण की तरफ जा रहा है या दर्पण से दूर भाग रहा है, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा उसको 2u मीटर पर सेकंड से दिखेगा। मतलब अगर वो उधर जा रहा है तो आता हुआ दिखेगा, दूर भाग रहा है तो भागता हुआ दिखेगा। लेकिन दिखेगा कितना, क्वेश्चन आता है कि एक धावक है जो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है दर्पण की तरफ, तो उसको अपना दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितने मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 अगर दिया हुआ है तो हम जितना मिलेगा उसको दुगुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी हो गया, 6-7 प्रॉपर्टी हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, एक जो बहुत फेमस प्रॉपर्टी आता है, नंबर देख लीजिएगा आप लोग, नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की निकालने वाला, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें दो कंडीशन होता है। तो देखिए प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए थीटा का मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, तो प्रतिबिंब की संख्या अगर हम n मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, n, इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है कि 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। ये प्रतिबिंबों की संख्या कब पूछेगा, जैसे मान लीजिए बोला कि एक क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण, इसको मान लीजिए इसका नाम है M1, समतल दर्पण 1, समतल दर्पण 2, दोनों के बीच का एंगल कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए थीटा डिग्री दिया हुआ है। तो बोलेगा कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर वस्तु सिमेट्रिकल कैलकुलेशन के लिए पढ़ रहे हैं, आपको अनसिमेट्रिकल पढ़ना नहीं होता, 12th में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे तो बेसिक पूछता है, वो सिमेट्रिकल के लिए पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो एक वस्तु अगर यहाँ पे हम रख देते हैं तो यही पूछ रहा है नंबर ऑफ इमेज का मतलब समझ गए, मेरा हेडिंग देने का मतलब प्रतिबिंबों की संख्या, मतलब कि दो समतल दर्पण को अरेंज किए हुए हैं, उसके सिमेट्री में अगर कोई क्या रख रहा है, वस्तु रख रहा है, तो वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर 360 डिग्री बटा में थीटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाएंगे, अगर n का मान जो हो गया सम हो गया, तो नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा, मतलब प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा n माइनस
1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस ये हो गया। सेकेंड केस यहाँ पे बनता है कि n का मान विषम हो गया। विषम बोलने का मतलब ऑड नंबर आ गया, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता चला कि कभी भी दो समतल दर्पण के बीच में अगर वस्तु रखते हैं, उसका जो प्रतिबिंब की संख्या होगा वो सम संख्या, इवन नंबर नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री। क्वेश्चन पूछा कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पे झुके हुए हैं, तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पे झुके हुए हैं या जुड़े हुए जो भी है, तो उनके बीच रखे वस्तुओं की प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जितना रहेगा उसको दिया वैल्यू 360 में उससे डिवाइड कर लेंगे। क्लियर, यहाँ डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 6। कितना हुआ, 6। अब देखना क्या है, n का मान कैसा आ रहा है, यहाँ पे 6 कैसी नंबर क्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए उसमें से 1 घटा देंगे, तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 6 - 1 बराबर में 5। ठीक है, क्लियर हो गया आंसर। चलिए इसके कुछ सब केसेस होते हैं, उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रही होगी सब केसेस, ए में देखते हैं। पहला अब सब केसेस होता है कि अगर दोनों दर्पण किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे M1 और M2 लिए ना हम लोग, ऐसे शॉर्ट कट में लिख रहे हैं M1 और M2। ठीक है, क्या है, समांतर मतलब एक ऐसे है दूसरा एक समांतर, मतलब एक दर्पण दोनों दर्पण, इसके बीच में कोई वस्तु रखी हुई, तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। अगर समांतर रखे हुए उनके बीच में क्या होगा, एंगल कितना बनेगा, एंगल तो बनेगा 0। समांतर रखने पर एंगल कितना बन रहा है, समांतर रखने पर एंगल बन रहा है थीटा का मान 0। तो यहाँ से n की संख्या कितना निकालेंगे, 360 डिग्री डिवाइड बाई 0 से 0 मत कर दीजिएगा, 36 बोल दीजिएगा आंसर एक घटा के। ठीक है, ऐसा नहीं, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिखते हैं तो वो होता है नॉट डिफाइंड, इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं इनफाइनाइट, तो अनंत। तो याद रखिएगा, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। कितना होती है, अनंत होती है। ये कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा सब केसेस बनते हैं, चलिए अगला पेज लेते हैं। दूसरा सब केसेस नंबर बी है कि जब M1 M2 के परपेंडिकुलर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको हम बोल भी दे रहे हैं, आप लोगों को लिखना हो, नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं, कि जब एक समतल दर्पण दूसरे के क्या हो, प्रतिलंब पे हो, मतलब परपेंडिकुलर, अभिलंब पे हो। ठीक है, तो इस केस में थीटा का मान कितना हो जाएगा, इस केस में थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इस केस में थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे, तो 300 फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा, तो 90, यहाँ से आ जाएगा कितना, 4, तो घटा देंगे 1, तो बचा कितना, 3। तो जब एक दूसरे के समानांतर होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होता है, नंबर ऑफ इमेजेस 3 होते हैं। तो सब कुछ सब केसेस है जिसको आप याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग कि थीटा का मान अगर 45 हो तो कितना बनेगा, कमेंट में आंसर डालिएगा। दूसरा, थीटा का मान 75 डिग्री हो तो कितना बनेगा, इतना नहीं बनेगा। थीटा का मान 180 डिग्री हो तो कितना बनेगा। ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा जब वीडियो देखिएगा। चलिए उसका आंसर हम डाल देंगे बाद में। आगे अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या होता है, तो हमने अभी तक 6-7 प्रॉपर्टी देखा। एक और प्रॉपर्टी होती है, नंबर आप लोग देख लीजिएगा कौन सा नंबर है नोट्स बनाते समय।
देखिए वस्तु का इमेज देखने वाला होता है। ये दर्पण है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। ये अगर दर्पण समतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ है हम या आप या चुन्नू मुन्नू जो भी है, यहाँ पे एक बंदा है। इस बंदे की हाइट है h, कितनी है? इस बंदे की हाइट है h। तो वो उसको पूरा अपना जूता से लेके टोपी तक देखना है, क्या क्या पहना हुआ है वो, तो उसको कितना बड़का इमेज तक जाके खड़ा होना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल हो जाता है h by 2। ठीक है, मतलब जितना हो अपने हाइट से आधा, मतलब अगर आप 5 फीट के हैं तो आपको 2.5 फीट का चाहिए दर्पण आपको पूरा देखने के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन जाता है कभी कभी, जैसे पूछा कि 9 फीट का एक आदमी है, ऐसे होते बहुत कम है, 9 फीट का आदमी है, उसको अपना पूरा शकल देखने के लिए कितना मीटर का दर्पण चाहिए? तो सिंपल सा बात है 9/2 मतलब 4.5 फीट। ठीक है, बोल रहा है कि 2 मीटर लंबी कोई वस्तु है, उसको दर्पण के सामने पूरा उसको देखने के लिए कितना चाहिए? तो 2 मीटर है तो उसको 1 मीटर चाहिए। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी थे वो समतल दर्पण के थे। एक और प्रॉपर्टी आती है, उसको देख लीजिए, लास्ट है। जैसे एक दरवाजा, ये दरवाजा, ये घर है स्क्वायर, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है घर के बीचों बीच, और यहाँ दरवाजे पर एक आईना रखा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए सारा एप्लीकेशन, जितने एप्लीकेशन है हम सारे एप्लीकेशन कर रहे हैं। एक वाइज आपको करने के बाद अच्छे से नोट्स बना के 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, फिर कहीं और पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया है, ये दीवार है, इसकी ऊंचाई है h। ठीक है, ये बंदा बीच में है, यहाँ से भी d दूरी है इसकी, यहाँ से भी d दूरी है, ये है दर्पण। अब ये आईने की तरफ देख रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि अपने पीछे वाले दीवार को देखने के लिए इसको कितना बड़ा दर्पण चाहिए होता है। ठीक है, अगर ये दर्पण कितना बड़ा लगा यहाँ से, जैसे बीच में सेंटर में खड़ा होकर अपने पीछे वाले दीवार को पूरा देख सके, तो याद रखिएगा हाइट पूछे कि इसका हाइट अगर h है, स्मॉल h है, तो ये दर्पण का हाइट h/2 होगा, तो ये अपने आप को देख लेगा। लेकिन अपने पीछे के पूरे बड़ी दीवार जो है h की, बड़ी कैपिटल H वाली, उसको देखने के लिए कितना चाहिए? तो ये दर्पण का हाइट चाहिए h/3। तो ये दो चीज में कंफ्यूज नहीं होगा आप लोग। ठीक है, कि अपना हाइट देखना है तो h/2, और किसी कमरे में खड़ा है और कमरे के पीछे का दीवार देखना है तो दीवार का h/3। ठीक है, तो ये सारे समतल दर्पण के एप्लीकेशन से, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो समतल दर्पण के आगे देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। अगला जो दर्पण है गोलीय दर्पण, 2 प्रकार की होती है, अभी बताया था मैंने। एक को बोलते हैं अवतल, दूसरे को बोलते हैं उत्तल। कॉन्केव, मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कैसे डिसाइड करें कौन कॉन्केव है कौन कॉन्वेक्स है? ठीक है, एक कांच लिए, एक सेम कांच लिए, क्या कर रहे हैं हम? कांच लेके, कांच का इसका इधर वाला भाग, मान लीजिए इसका नहीं, सॉरी, एक कांच है हमारा, इसका इधर वाला भाग उल्टा रंग दे रहे हैं सब, सही कर रहे थे। इसका इधर वाला भाग हम पेंट कर दिए। कांच है, किधर से भी पेंट कर सकते हैं, किसी कागज से काटे हैं, ऐसा नहीं समतल दर्पण हम लोग पढ़ लिए, ऐसा एक कांच है उसको काटे हैं। ठीक है, इसके इधर वाले को हम पेंट कर दिए। एक ही कांच है, एक ही टाइप का कांच है हमारे पास, दोनों एक ही तरफ मुड़ा हुआ ऐसे मुड़ा कांच है। हम क्या किए, एक का ये वाला भाग पेंट किए, एक का ये वाला भाग पेंट किए। तो दर्पण को पहचानने का सिंपल तरीका किससे होता है? तो आपको बताएं कि दर्पण को पहचानने का सिंपल तरीका होता है उसके परावर्तक सतह से होता है।
चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा दर्पण बना है। तो इसका परावर्तक सतह देखिए, अगर इसको दिखाएं किसी गोले का भाग रहा होगा कभी न कभी जहां से काटे होंगे, अभी तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका केंद्र रहा होगा, एक रहा होगा, ठीक है। तो केंद्र से तब देखिए ये धंसा हुआ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, धंसा हुआ प्रतीत हो रहा है। ये कैसा प्रतीत हो रहा है, धंसा हुआ। ये भी किसी न किसी गोले का भाग रहा होगा, और यहाँ अगर केंद्र रहा होगा इसका, तो ये कैसा प्रतीत हो रहा है, देखिए ये वाला भाग, हमको इस वाले भाग को फोकस करना है, क्योंकि इधर तो पेंट कर दिए, इधर तो कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, परावर्तक सतह होना ही है। तो ये वाला भाग उभरा हुआ है, ठीक है। तो जिसका परावर्तक सतह केंद्र की तरफ से धंसा, उसको अवतल, अवतल नाम में अवतल, अव मतलब तल तो धंसा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ, किसके तरफ, केंद्र से बाहर की। देखिए यहाँ पे उठा हुआ है, ठीक है। अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे कोई एक दर्पण लेते हैं और उसी को लेके समझते हैं, दोनों अवतल उत्तल दोनों पढ़ेंगे। तो आपको क्या बताए थे, दर्पण को एक कौन सी लाइन हो गई, तो ये प्रधान अक्ष बताए थे, एक इमेजिनरी लाइन जो एक वर्चुअल, एक काल्पनिक लाइन जो दर्पण को दो बराबर भाग में बांटती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जिस बिंदु पे काटती है उसको हम बताए थे समतल दर्पण में अभी थोड़ा देर पहले, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव, ठीक है। अब एक और बात बताए थे आपको कि बहुत सारे किरणें आई, मान लीजिए एक किरण ये है, ये किरण ये है, परावर्तित हुई, परावर्तित होकर एक ही बिंदु पे मिलती है हमेशा, और जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो उस बिंदु को बोलते हैं फोकस। ये सब छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है, बेसिक से क्लियर रहेगा तो इस लाइट में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक बात और बताए थे आपको कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस, फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और इस फोकल लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ये जिस त्रिज्या का भाग रहा होगा, अगर इसको हम काटे हैं कहीं से, एक दर्पण के छोटे से भाग को काटे तो वो कहीं ना कहीं बड़ा रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, सेंटर भी होगा। उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसका नाम क्या हो गया, इधर दिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। समतल दर्पण में उतना क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि समतल दर्पण में ये सब दिख नहीं पाता है विजुअली, यहाँ पे सब दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वक्रता केंद्र है, तो ये पूरा ऐसा एक त्रिज्या हो गया, यहाँ से देखिए ये सब दूरी बराबर होगा, तो इसकी जो त्रिज्या होगी r, उसको बोलेंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा, वो देखिए ये वाला क्या है, दूरी पूरा ये r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, तो ये टोटल r होता है। यहाँ से अगर सेंटर से हम लाइन खींचते हैं, वृत्त को मिलाते हैं, अगर वृत्त है तो त्रिज्या बनती है, तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, r, तो ये वाली दूरी हमारी r, ठीक है। और यहाँ से ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल एफ, और ये भी कितना होता है, स्मॉल एफ ही होता है। तो एफ प्लस एफ, यहाँ से क्या बनेगी हमारा, 2f बनेगी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है जो बेसिक क्वेश्चन से बहुत सारा पूछे जाते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि r बराबर 2f, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं कि फोकल लेंथ f बराबर r बाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे मान लीजिए किसी अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो उसका फोकल दूरी कितना होगा, फोकस दूरी कितना होगा, तो r/2, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 15, दुगना नहीं करना है। r दिया हुआ है तो आधा कर देंगे, f दिया हुआ है तो दुगना कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट और समझना है यहाँ पे, फोकस दूरी को लेकर। समतल दर्पण हम लोग पढ़ लिए, यहाँ देखिए अवतल दर्पण, 3 दर्पण हम लोग जानते हैं, गोलीय दर्पण एक हो गया समतल, दूसरा हम लोग देख रहे हैं अवतल, और तीसरा है उत्तल। अब फोकस दूरी का बात साइन कन्वेंशन से जरूरी है, क्योंकि जब भी इसका न्यूमेरिकल आता है तो लोग साइन कन्वेंशन में फंस जाते हैं कि प्लस ले या माइनस ले, ठीक है। तो याद रखिएगा जिस दिशा में वस्तु है, जिस दिशा में प्रकाश की किरणें जा रही है, उसको हमेशा हम प्लस लेते हैं,
ठीक है, और उसके विपरीत दिशा को हम लोग माइनस लेते हैं। तो उस हिसाब से समतल दर्पण का फोकस दूरी जो समतल दर्पण में जो एफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीपीएससी में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, रोगा हो गया, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, तो कैसा का होता है, कितना होता है बोले, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अवतल उत्तल दर्पण का कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण का भी पॉजिटिव होता है हमेशा। अवतल का कैसा होता है, अवतल का निगेटिव होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का फोकस दूरी जो होता है कभी धनात्मक नहीं होता है, कभी धनात्मक किसका नहीं हो जाएगा, ये अवतल। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इतना यहां से क्लियर है सब बेसिक चीजें। तो आगे बढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। अब दोनों दर्पण गोलीय दर्पण पर है, तो दोनों दर्पण को हम लोग सांस लेके चलते हैं। एक दर्पण लेते हैं बड़ा सा, इसको प्रधान अक्ष बोल दिए, यहाँ पर P हो गया, बताए थे आपको। ठीक है, तो इसकी कुछ एक दर्पण जो होगा उसकी बहुत सारी विशेषताएं, प्रकाश की विशेषताएं देख लेते हैं। प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं होती है, उससे समझ में आ जाएगा कि दर्पण के बारे में विशेषताएं। तो आपको जो पहले के वीडियो में बताया था उसमें आप देखिएगा कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा पे गमन करती है। ठीक है, तो मिरर इमेज फॉर्म करने से पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा, प्रकाश पहला पॉइंट, प्रकाश सदैव सीधी रेखा पे गमन करती है। ठीक है, एक दूसरे को वो काटती नहीं है, कभी प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती नहीं, समानांतर चलती है एक दूसरे के। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए एक प्रकाश, इधर कोई सोर्स है, अनंत है, बहुत दूर से लाइट की किरणें आ रही है, तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, देखिए पहला बोले कि प्रकाश की किरणें सदैव सीधी दिशा में गमन करती है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है तो वो हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर होगी। कैसी होगी, प्रधान अक्ष के समानांतर। तीसरी पॉइंट जो बता चुके हैं, फिर से रिवीजन, हमेशा परावर्तन के बाद सारी बिंदुएं कहां से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, इतना बातें आपको याद रखिए, तो देखिए बन जाएगी यहाँ से। मिरर इमेज बनाने के लिए आपको बताए थे 2 लेना है, एक लिया मैंने अनंत पे, ठीक, यहां से काट दिए, कहां से गुजरी, ये जहां से गुजरेगी उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, यहाँ पे इसका C हो गया, क्लियर। एक और प्रकाश की किरण आप इधर जहां से लेना वहां से लीजिए, यहां से लेंगे, ये भी कहां से गुजरेगी, C से गुजरेगी। ठीक है, तो अब देखिए जहां पे 2 प्रकाश की किरणें जाएगी वहीं पे इमेज बनेगी। जहां पे 2 प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद टकराती है, जहां पे 2 प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद टकराती है, प्रतिबिंब का निर्माण उसी बिंदु पे होता है। ठीक है, इससे आप देखे होंगे बहुत सारे केसेस बनते हैं कि अगर वस्तु इसके बीच में है तो उसका इमेज कैसा होगा, कहां पे बनेगा, उसको रटना नहीं होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, 3 बातें, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पे गमन करती है, जब अनंत से प्रकाश आ रही है तो वो हमेशा फोकस से गुजरेगी, प्रधान अक्ष के समांतर होते हुए। अगर फोकस से जा रही है तो अनंत पे, देखिए यहां से जाएगा तो ऐसे, यहां से आएगा तो ऐसे। इस 3 बात को याद करते हुए हम लोग हर एक इमेज बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, इसमें 6 केसेस बनते हैं, 2 हम बनाएंगे, बाकी आप लोग बनाइएगा। 2 या 3 हम बना के दिखा देते हैं। एक साइड में ले लेते हैं दर्पण, उसी में सारा हम दिखाएंगे। क्या क्या दिखाना होता है, देखिए पहले क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा आपको कि वस्तु कहां पे रखा हुआ है, ये तो आपको क्वेश्चन में देगा। फिर पूछ सकता है क्या, प्रतिबिंब के बारे में पूछता है कि प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या पूछेगा। 3 जानकारी आपसे एग्जाम में लेता है, तीनों में से तीनों ले सकता है या फिर एक। पहला पूछेगा कि प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, मतलब उसका प्रतिबिंब का स्थान। दूसरा पूछेगा प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा। और तीसरा पूछता है प्रकृति, नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें होता है। 6 केसेस बनेंगे, कैसे 6 केसेस बनेंगे अवतल दर्पण में, वो देख लीजिए। यहाँ पे F मान लेते हैं हम लोग, C है, तो देखिए 6 केसेस को P बोलते हैं। तो पहला केसेस तो ये हो गया कि वस्तु अनंत पे है, केस नंबर 1, कहां पे वस्तु अनंत पे। दूसरा केस है वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, 2 केसेस हो गया। तीसरा केसेस की वक्रता केंद्र पे है, 3 हुआ। चौथा C और F के बीच में है, 4 हो गया ना।
और पांचवा F पे है और छठा F और P के बीच में है। तो टोटल कितने केस बने? 6। तो हम पहले वस्तु को रखते हैं अनंत पे, हम यहाँ लिखेंगे अनंत पे, पहले वस्तु रख रहे हैं अनंत पे। तो इसका क्या होगा देखिए, हम 3 बनाएंगे यहाँ पे, बाकी आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका देखा जाएगा, हम बना देंगे। आप लोग सीखिएगा, खुद से बनाइएगा तो रटने का जरूरत नहीं है, जो रटते रहते हैं लुसेंट है। चलिए देखिए अनंत पे है, तो अनंत पे अगर वस्तु है तो अभी हम आपको क्या बताया कि अनंत से अगर कोई प्रकाश की किरणें आती है तो वो सदैव प्रधान अक्ष के समांतर होती है। और आपको पता है कि प्रधान अक्ष के समांतर जो भी वस्तु, जो भी लाइन आएगी, जो भी मतलब प्रकाश की किरणें आएगी, वो परावर्तित होने के बाद कहां से गुजरेगी? मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। परावर्तित होने के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक है, एक और भेज दीजिए, कहां से गुजरी? फोकस से। कहां पे कट के गया? फोकस पे। तो आपको क्या बताया, जहां पे 2 प्रकाश की किरणें कटेगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसका इमेज कहां पे बना? इसका इमेज बना फोकस पे। स्थान पूछा तो लिख दी हम लोग ये फोकस पे। तो क्वेश्चन पूछे कि अवतल दर्पण में अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फोकस पे। दूसरा आकार। अब यहाँ कितना बड़ा वस्तु है, देखिए इतना बड़ा वस्तु है, ये हाइट यहां से लेकर के यहां तक, बना कितना? एक बिंदु बना। तो कैसा बन गया? बिंदु आकार का बना। बिंदु का मतलब बहुत ही छोटा, डी मैग्नीफाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, बिंदु आकार बहुत ही छोटा, डी मैग्नीफाइड, जो लिख सकते हैं। प्रकृति तो इस